हेलो मित्रों, नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपकी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास चलने वाली है जिसमें ट्रांसलेशन होगा। ठीक, तो मित्रों ट्रांसलेशन में आज मैं जो आपको टॉपिक लेकर के आया हूँ वो आज मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इज एम आर का प्रयोग। और अगर मैं इसे अंग्रेजी में बोलूँ तो यूज ऑफ इज ऑब्लिंग एम ऑब्लिंग आर। ठीक, तो इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो मित्रों हम इसकी पहचान पहले लिखेंगे कि इसका हम ट्रांसलेट करने के लिए कैसे पहचानेंगे कि ये इज एम आर का प्रयोग है। तो ऐसे वाक्य जो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो और एक कर्ता योम फिर क्रिया हो, फिर क्रिया हो, फिर क्रिया हो, तो ये वाक्य मित्रों आपके हो जाएंगे किसके? इज एम आर का जहां प्रयोग होगा वहां। ठीक, जैसे कौन से वाक्य? एज जैसे करके आप लिख लीजिएगा एज। जैसे जैसे कौन? पहला वाक्य आपका जैसे हम विद्यार्थी हूं, जैसे लिखा है कहीं हम विद्यार्थी हूं, हम क्या हूं? विद्यार्थी हूं। तो मित्रों आप देख रहे हैं ये कर्ता है और उसके बाद में इसका क्रिया या फिर कोई कर्म जो है यानी कि उसका विशेषण, यानी कि केवल वाक्य में दो पद होता है तो वही हो जाता है आपका इज एम आर का प्रयोग। ठीक, जैसे कोई दूसरा आपका दे दिया जाए, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, जैसे कहीं दे दे मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो मित्रों आप यहां देख रहे हैं अगर इस प्रकार के कहीं वाक्य आपको देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये यहां पर इज एम आर का प्रयोग होने वाला है। ठीक, तो मित्रों अगर मैं अनुवाद के या ट्रांसलेशन के नियम पढ़ूं तो आप लोग जानते हैं कि जो इज एम आर होता है इसको मैं तीन प्रकार के सेंटेंसों में बांटकर अनुवाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा होगा, यानी कि जो हमारा पहला सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है मित्रों, सकारात्मक वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस दूसरा हमारा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, और निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक, तो दूसरा जो होता है वो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस और मित्रों हम इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम मित्रों क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन तीनों टेंसों को, इन तीनों सेंटेंसों को, सॉरी हम टेंस बोल दिए हैं, टेंस नहीं होना चाहिए, टेंस का मतलब काल होता है। तो इन तीनों सेंटेंसों को मैं यहाँ पर अनुवाद करना सिखाऊंगा, अलग अलग इनके नियम होते हैं। ठीक है मित्रों, और जब आप इन तीनों नियमों को पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक, तो आज ही हम पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो पहला हमारा क्या है? अफर्मेटिव। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मित्रों हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक,
मित्रों आप जानते हैं ना, सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है वे वाक्य जो सीधा सीधा लिख रहे हैं, उनमें कहीं ना प्रश्न पूछा जाए और ना उसमें कोई नकारात्मक बातें की जाएं, उसमें मना वाली या सख्त वाली बात कोई ना की जाए, तो वहां पर आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, जैसे आपका जानते हो हम विद्यार्थी हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये हमारा सब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, तो मित्रों इनके अनुवाद के नियम भी होते हैं। तो अनुवाद के नियम क्या होते हैं, तो देखिए अनुवाद के नियम, तो इसमें हम नियम एक लिखेंगे। नियम एक, नियम एक, नियम एक क्या कहता है कि एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, और एक वचन कर्ता को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अच्छा, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं मित्रों, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एक वचन कर्ता की बात करूं ना, तो वो आपके होने चाहिए ही और सी होता है, ही सी और इट होता है। और वन नेम, वन नेम का मतलब होता है कोई अकेला नाम। वन नेम जो होगा वो आपका क्या होगा, एक वचन कर्ता होगा। ठीक, तो एक वचन कर्ता जिसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, तो ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई एक नाम होता है, तो सारे एक वचन कर्ता होते हैं। ठीक, के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन तथा बहुवचन कर्ता, और बहुवचन कर्ता को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। क्या कहते हैं भाई, प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं मित्रों, मतलब बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, एक होता है आई, एक होता है बी, एक होता है यू, और एक होता है दे। मित्रों आप इनको हमेशा याद करेंगे कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं और एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन कर्ता आप जान गए कि ही होता है, सी होता है और इट होता है, और कोई एक नाम अगर आ गया तो वहां पर एक वचन कर्ता होगा। लेकिन इसके अगर मैं बात करूं बहुवचन कर्ता क्या हो गया, तो बहुवचन कर्ता वह होते हैं कि जैसे जो एक से ज्यादा हो, जैसे मैं का मतलब हो गया आई, वी का मतलब होता है हम, और यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। तो ये सब आपका बन जाता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो अगर कहीं पर एक वचन करता है इनके सिंगुलर नंबर, तो वहां पर हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो होता है इज का प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं पर बहुवचन करता आई वी यू दे है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि बहुवचन करता प्लूरल नंबर आई वी यू दे के साथ के साथ के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, या इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया ना कह करके हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आर का प्रयोग, आर का प्रयोग योम, योम, योम आई के साथ, आई के साथ। मित्रों ये प्लूरल नंबर तो है, लेकिन यहां पर आई आपका नहीं आएगा। ठीक, आई इसलिए यहां पे नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ हम एक सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं एम। तो यहां पर आप प्लूरल नंबर में तो लिखेंगे आई को, लेकिन आई के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई के साथ, आई के साथ जो हम प्रयोग करेंगे वो हम एम प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक मित्रों, आप यहां पर देखें। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, यानी कि नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था या फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं मित्रों, पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका नियम। ठीक मित्रों, अब मित्रों इसके बाद जो आता है हमारा वो फार्मूला आता है।
अगर कोई बच्चे नियम से नहीं समझ पाते हैं तो वो फार्मूला से समझ सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लूँगा और आप लोग भी फार्मूला अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, फार्मूला क्या रहेगा देखिए, फार्मूला, फार्मूला इसके अनुवाद का क्या है फार्मूला देखिए, पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका कर्ता, और उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर जो आपका सहायक क्रिया होगा वो इज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है तो वहाँ पर जो सहायक क्रिया होगा वो आर होगा। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो वहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा, एम होगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका सहायक क्रिया होगा। ठीक, अब उसके बाद में आप लिखोगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब का मित्रों आप लोग जानते हो कौन सा फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक, और उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में आप क्या लिखोगे मित्रों, मेन वर्ब के बाद में आप अगर ऑब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर इसके बाद में भी अगर कोई अदर वर्ड बच जा रहा है तो अदर वर्ड भी लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला रहा। ठीक, तो मित्रों हम चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में आपको कि एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, आप लोगों को याद होगा कि हम विद्यार्थी हैं। पहला एग्जाम्पल हमने यही दिया था कि हम विद्यार्थी, क्या, हम विद्यार्थी हैं। हम क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो मित्रों इसका ट्रांसलेट हम इसी के अनुसार करेंगे, इस फार्मूले के अनुसार करेंगे। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को करेगा कौन। तो आप देख रहे हैं कि कार्य को करने वाला हम है, यानी कि सब्जेक्ट जो बनेगा वो हम बनेगा। तो हम पहले इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो हम का अंग्रेजी क्या होता है, बी होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी। ठीक, अब बी मित्रों आप देखिए कि प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है। तो हमने बी आपको बताया था कि प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर। तो बी आर, और उसके बाद में आपका मेन वर्ब आता है। तो मेन वर्ब जो होता है आपका सब्जेक्ट है, यानी कि मेन वर्ब आपका क्या है, विद्यार्थी। तो आप विद्यार्थी का क्या लिखोगे, स्टूडेंट लिखोगे। तो हो जाएगा आपका स्टूडेंट। ठीक मित्रों, और एग्जाम्पल के लिए दूसरा, जैसे मैं बोल दूं आपको कि तुम स्वस्थ हो, क्या, जैसे मैं बोल दिया तुमको कि तुम स्वस्थ हो, क्या हो, स्वस्थ हो। जब इसका आप ट्रांसलेट करोगे तो कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, जैसे आप जानते हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम हो। तुम, तो तुम ये इसमें सब्जेक्ट है तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। ठीक, और उसके बाद में आप यू जो है आपका प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर आप क्या प्रयोग करोगे, आर। और स्वस्थ का क्या होता है, तो स्वस्थ का आप लोग जानते हैं कि हेल्थी होता है। तो आप लिख दीजिए हेल्थी। ठीक, तो ये मित्रों आपको मैंने दो एग्जाम्पल के रूप में बताया है, और अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे आपका तीसरा है, तो तीसरा क्या कह रहा है कि जैसे अनीता एक अच्छी लड़की है। तीसरा क्या बोलते, जैसे अनीता एक अच्छी लड़की है। तो आप इसमें जानते हैं कि अनीता आपका सब्जेक्ट हो गया, और अच्छी लड़की, तो ये तो अच्छी तो आपका एडवर्ब हो जाएगा, आपका ये एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो एक अच्छी, यानी कि अच्छी लड़की जो है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आप पहले सब्जेक्ट का मीनिंग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, पहले अनीता है, तो आप लिख लीजिएगा अनीता। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप अनीता लिखेंगे। तो अनीता इज, अनीता इज, ये, और अच्छी लड़की का क्या होता है मित्रों, गुड गर्ल, GIRL, क्या होता है, गुड गर्ल। तो अनीता इज ये गुड गर्ल। और इस तरह से आप देख रहे हैं मित्रों कि हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, और आपको मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, इसे में हम क्या पढ़ लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। मित्रों नेगेटिव सेंटेंस, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो मित्रों आप लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य।
नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसमें रूल क्या होगा? बाकी सारे रूल तो सेम होंगे, लेकिन इसमें रूल सिर्फ ये होगा कि सहायक क्रिया यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया कौन कौन सा था? एक इज था, एक एम था और एक क्या था मित्रों? आर था। तो इज एम आर के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के तुरंत बाद क्या? नाट का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक मित्रों, बाकी जो शेष नियम है वो हमारा शेष नियम पहले की तरह ही रहेगा, यानी कि रूल नंबर 2 में आप लिख सकते हैं, रूल नंबर 2 में लिख सकते हैं ऑल रूल बिफोर। क्या लिख सकते हैं? ऑल रूल बिफोर या शेष नियम पूर्वोक्त। ऑल रूल बिफोर। ठीक मित्रों, तो ये हमारा हो गया ऑल रूल बिफोर, हम लिख सकते हैं नियम नंबर 2 में। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अब एग्जाम्पल पढ़ने के लिए पहले मित्रों आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? फार्मूला क्या है? तो आप जानते हैं फार्मूला के लिए हमें पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? इज होता है, एम होता है और क्या होता है? आर होता है। और इसके जस्ट बाद हम नाट लगाते हैं, और नाट के बाद में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मित्रों, और मेन वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और अगर कहीं अदर वर्ड आ गया तो अदर वर्ड लिख देते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है। एज अगर मैं बात करूँ एज जैसे, तो जैसे के लिए मैं एक वाक्य बोलूँ, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। क्या मैंने बोल दिया? मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बोल रहा है नकारात्मक वाक्य, यानी कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप इसका ट्रांसलेट करोगे, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट है मैं, और मैं का अंग्रेजी होता है आई। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? तो आई। और आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं सहायक क्रिया के रूप में? एम। और उसके बाद में आई एम, और उसके बाद में जब एम लग गया तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद हम नाट का प्रयोग कर देंगे, आई एम नाट, और उसके बाद में ये फिर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर। डॉक्टर हो जाएगा, और इस तरह हमारा ये वाक्य बन के कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों एक एग्जाम्पल और मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कुत्ता जीवित नहीं है। कुत्ता जीवित नहीं है, आप ऐसे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कुत्ता जीवित नहीं है। कुत्ता जीवित नहीं है। तो आप यहाँ पर पढ़ें कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट हमारा है कुत्ता, तो हम लिख देंगे कुत्ता के लिए दी डॉग। दी डॉग, और डॉग जो होता है एक वचन है, तो इज, दी डॉग इज, और उसके बाद में नकारात्मक वाक्य है तो हम नाट का प्रयोग करेंगे, नाट, और उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो? एलिप। एलिप का मतलब होता है जीवित। ठीक मित्रों, तो ऐसे हमारा दूसरा वाक्य बन गया, और ऐसे हम तीसरा वाक्य भी बना लेंगे। कैसे? जैसे तीसरा वाक्य बोल दिया वह ईमानदार नहीं है। क्या? वह ईमानदार नहीं है। बोल दिया वह ईमानदार, वह ईमानदार, वह ईमानदार नहीं है। अगर ये ऐसा बोल दे वह ईमानदार नहीं है, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक वचन है ही, तो ही के साथ हम इज लगाएंगे, तो ही इज, और उसके बाद में वाक्य नकारात्मक है तो नॉट, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? ईमानदार का हो जाएगा हॉनेस्ट। क्या हो जाएगा? ईमानदार का हॉनेस्ट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में एक वाक्य में चौथा उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ कि राम मेरा नौकर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया राम मेरा नौकर, राम मेरा नौकर नहीं है। मैंने बोल दिया कि राम मेरा नौकर नहीं है,
तो आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, राम। और राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इज। और उसके बाद में क्या, नॉट। और उसके बाद में क्या, मेरा नौकर, तो इसका मतलब माई सर्वेंट, SER और UVANT, सर्वेंट। और इस तरह हमारा देख रहे हो कि नकारात्मक भी वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आगे मैं चलता हूं, अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है इसके बाद में। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हेडिंग डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है मित्रों, हम क्या डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है मित्रों, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं मित्रों। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूं दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक होता है SR नो टाइप, SR नो टाइप। SR नो टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या से शुरू हो। जैसे आपका, जैसे क्या, जैसे बोलते क्या लड़कियां बीमार हैं, क्या लड़कियां बीमार हैं, क्या लड़कियां बीमार हैं, एक ऐसा वाक्य आ जाता है। और एक आ जाता है क्वेश्चन टाइप, मतलब क्वेश्चन यानी कि QW टाइप जिसे हम बोलते हैं, इसको हम क्वेश्चन टाइप भी कहते हैं, क्वेश्चन टाइप। जैसे इसमें आ जाएगा लड़कियां क्यों बीमार हैं, जैसे आ गया लड़कियां क्यों बीमार हैं। ठीक मित्रों, अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकारों को हम एक ही में पढ़ा दे रहे हैं, दोनों प्रकार का। तो इसमें आप रूल लिख लीजिएगा कुछ रूल। रूल नंबर एक, रूल नंबर एक ये कह रहा है, रूल नंबर एक ये क्या कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, अच्छा मित्रों, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कब हो गया, कहाँ हो गया, ठीक, कौन हो गया, ठीक, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या हो गया, ETC, मतलब ऐसे और सारे शब्द। ये यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, बीच में हो, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इनकी अंग्रेजी, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है मित्रों, और उसके बाद में रूल नंबर 2 क्या आता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो या आरंभ में, प्रारंभ में हो तो, प्रारंभ में हो तो इसकी अंग्रेजी ना लिखकर, इसकी अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया, इसकी अंग्रेजी ना लिखकर सहायक क्रिया इज, एम और आर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है मित्रों, आप समझ गए। अच्छा,
बाकी शेष नियम जो होगा वो पूर्ववत होगा, लेकिन यहां पर एक नियम और हम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3, अगर कहीं पर वाक्य नकारात्मक हुआ, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, यदि वाक्य कहीं नकारात्मक ठहर गया तो वहां पर जो हम नॉट का प्रयोग करेंगे वो कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 4 लिख लीजिएगा। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि ऑल रूल बिफोर या शेष नियम पूर्ववत, ऑल रूल बिफोर। ठीक है मित्रों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। फार्मूला मित्रों हम पहले एस आर नो टाइप का बना लेते हैं। तो एस आर नो टाइप में है तो पहले फार्मूला हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हो इज होता है, एम होता है, और क्या होता है, आर होता है। ठीक है मित्रों, इज एम आर। और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और उसके बाद में आप जानते हैं कि हम ओ बी लिखते हैं, और उसके बाद में क्या लिखते हैं हम मित्रों, ओ डब्ल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, ओ डब्ल्यू लिखते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में नहीं लगाएंगे तो हमारा जो फार्मूला है या हमारा वाक्य जो है वो पूरा के पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम डब्ल्यू एच टाइप यानी कि क्वेश्चन टाइप, डब्ल्यू एच टाइप या क्वेश्चन टाइप जो होता है, इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होगा पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या होगा मित्रों, पहले क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद में क्या होगा, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा, इज, एम और आर। ठीक है मित्रों, इज एम आर होगा। बाकी सारा फार्मूला आपका एस आर नो टाइप का इधर नोट कर दीजिएगा। तो इधर सब्जेक्ट होगा, और प्लस अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट होगा, और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, तो ओ डब्ल्यू होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स में भी जरूर लगता है, लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे दो फार्मूला हो गए, और आप इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसी के हिसाब से आप बनाने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे ट्रांसलेशन बनाने जा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे मैंने बोला कि क्या लड़कियां बीमार हैं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि क्या लड़कियां बीमार हैं, मैंने ऐसा बोला, क्या लड़कियां बीमार हैं। तो मित्रों इसका ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, देखिए आप जानते हो पहले क्या शब्द आ गया। जब पहले क्या शब्द आ गया तो ये हो गया एस आर नो टाइप हो गया। तो एस आर नो टाइप में हम पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मैं सहायक क्रिया 3 बताया है, इज, एम, आर, उसमें से कौन लगाएंगे। तो सहायक क्रिया लगाने के लिए आप पहले सब्जेक्ट देखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखे तो आप क्या है, लड़कियां हैं सब्जेक्ट, और लड़कियां मतलब प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन में है। तो जब बहुवचन है कोई चीज तो हम आपको बताएं कि आर लगाइएगा। तो यहाँ पर आर लगाओगे आप, तो क्या लगाओगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देखिए फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो फिर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा है, लड़कियां। तो लड़कियां का क्या होता है, गर्ल्स होता है। गर्ल मतलब लड़की, और गर्ल्स मतलब लड़कियां। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसमें नकारात्मक वाक्य तो कहीं है ही नहीं, तो उसके बाद में आप क्या लिख दोगे, सिक। सिक का मतलब होता है बीमार, और ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा भी बता दे रहा हूं, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने ऐसा पूछ लिया, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो मित्रों आप इसको भी कैसे बनाएंगे, आप लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड आप वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको मैं सबसे पहले लिखता हूं। तो क्या का सबसे पहले मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, व्हाट। और उसके बाद में
आप जब यहाँ पर देखेंगे तो हेल्पिंग यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इज को सहायक क्रिया लगा दूंगा। भाई जब हेल्पिंग वर्ब न रहे तो वहाँ पे सहायक क्रिया इज लगा दीजिएगा, और उसके बाद में योर मतलब तुम्हारा, और उसके बाद में क्या कर दीजिएगा आप नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे वाक्य। एक वाक्य और आप बना लीजिएगा तीसरा, एक वाक्य और बना लीजिएगा तीसरा, जैसे ऐसा दे दे, क्या वह बूढ़ा है, क्या वह बूढ़ा है, क्या वह बूढ़ा है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है आप देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में तो हम कर्ता के अनुसार पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, और कर्ता हमारा यहाँ पे वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, और ही के लिए सहायक क्रिया हम सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, इज। ठीक, इज के बाद में हम करता ही, और उसके बाद में क्या करेंगे, बूढ़ा है तो बूढ़ा का क्या होता है, ओल्ड, इज ही ओल्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो मित्रों आप देखते हैं इस तरह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और आप होमवर्क करके और इनका ट्रांसलेट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर डाल करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, और इनका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है मित्रों, तो पहला वाक्य रहेगा, वह दुखी है, वह दुखी है। ठीक, और दूसरा वाक्य हमारा रहेगा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। और तीसरा वाक्य जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, लड़के आज प्रसन्न हैं, लड़के आज प्रसन्न हैं। और उसके बाद में हमारा चौथा वाक्य जो है वो आ जाएगा, चौथा वाक्य हमारा आ जाएगा, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है। और जो हमारा पांचवा वाक्य आ जाएगा, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, और ये क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों आप इन प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कर सकें तो आपका हमारे पर बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए जय हिंद जय भारत।